बताओ बच्चे। एक बार कमेंट करके बताएं क्या साउंड क्लियर है। ठीक है जी, क्लियर है। तो नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून, राम राम भी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का बायोलॉजी का नया सेशन। ठीक है, हाँ, हम शुरू करेंगे आज बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे। यानी आज से हमारी बायोलॉजी स्टार्ट है। हमने पहली क्लास में आपको, यानी कि पहली क्लास में आपको मैंने बायोलॉजी का बेसिक बताया था। ठीक है, आज से मैं बायोलॉजी का पहला टॉपिक है बे शुरू कर लेता हूं मैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक होगा, यानी कि परिसंचरण वितंत्र का टॉपिक होगा। ठीक है, हाँ, उस टॉपिक को हमें बिल्कुल नए सिरे से क्या करेंगे बच्चे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून, राम राम। चलिए जी, हाँ शुरू करते हैं बायोलॉजी का नया टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र। ध्यान दीजिए जी आप लोग। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए बच्चे, सबसे पहली बात, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी सर विलियम हार्वे ने। सर विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, हाँ याद रखिए आप, सर विलियम हार्वे, इसने क्या किया था? परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ध्यान रखिए, सर विलियम हार्वे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो याद रखिए आप इस पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, परिसंचरण तंत्र होता क्या है? परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि शरीर में हम लोग जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं ना बच्चे, ये ऑक्सीजन हमारे नाक के माध्यम से होते हुए, भाई श्वास नली के माध्यम से होते हुए, फेफड़ों के माध्यम से होते हुए खून में ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और शरीर में ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से, बॉडी से क्या हो जाती है? बाहर। यानी कि प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सामान्य भाषा में इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हाँ इसको बिल्कुल जी, शरीर के अंदर क्या ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान मैं कह सकता हूं, क्या कहलाएगा भाई? परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। नहीं बताओ तो। ठीक है, हाँ, अब परिसंचरण तंत्र सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था सर विलियम हार्वे ने बताया था। सर विलियम हार्वे, इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम का, यानी कि क्या कह सकते हैं? इनकी खोज, यानी कि इनकी खोजें इस नाम के वैज्ञानिक ने थी। अब इसमें टॉपिक आते हैं हमारे, एक तो आता है ब्लड का टॉपिक, एक आता है हार्ट का टॉपिक, एक वेसल्स का, एक लिम्फ का। ठीक है, इसके भाग होते हैं, यानी कि 4 भाग जो हम करेंगे। ब्लड यानी कि रुधिर, दूसरा हार्ट यानी कि हृदय, और तीसरा वेसल्स यानी कि वाहिकाएं, और नंबर 4 पे है लिम्फ यानी कि लसीकाणु कहते हैं। हाँ, लिम्फ को क्या बोलते हैं बच्चे? लिम्फ को बोलते हैं लसीकाणु। ठीक है, हाँ जी, देखिए बिल्कुल। तो इसके लिख लीजिए 4 भाग। सर साफ कर देता हूं उसको मैं। लिखें, परिसंचरण के 4 भाग हैं। इसके 4 भाग कौन से? नंबर 1 ब्लड, रुधिर, नंबर 2 पे है बच्चे, नंबर 2 पे है जी हार्ट, हृदय,
नंबर 3 पे है बच्चे वेसल, वेसल्स यानी कि वाहिकाएं। और नंबर 4 पे है बच्चे लिम्फ, लिम्फ यानी कि लसिका। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चे ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, रुधिर के बारे में देख लीजिए। ब्लड, देखिए बच्चे, ब्लड, रुधिर, चेतना। क्लास नहीं चल रही सर, क्लास चल रही है जी। आप एक बार क्वालिटी को देखिए आप, या फिर एक बार दोबारा चला के देखिए। कोई प्रॉब्लम है? योगेश, ऑल क्लियर? क्या क्लास चल रही है? हाँ, नरेंद्र वर्मा लगवा देंगे टाइम पे क्लास, कोई बात नहीं। आज कुछ काम हो गया था इस वजह से। क्लास चल रही है, बच्चे बोल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ ठीक है जी। सारे बच्चे करें, सुने ना? गुड आफ्टरनून। रवि नेहरा, ठीक है, चल रही है, ठीक है। तो रुधिरवार के बारे में देखिए बच्चे। किसके बारे में? बेन की ब्लड के बारे में, ठीक है। हाँ, तो क्या है जी, ब्लड के टॉपिक के बारे में करते हैं। यानी कि कुछ बच्चे यानी कि जुड़े हैं यहाँ पर, बता देता हूँ मैं एक सेकंड के लिए दोबारा आपको। देखिए बच्चे, फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था? बायोलॉजी का बेसिक किया था हमने। फर्स्ट क्लास में बायोलॉजी का बेसिक। आज कर रहे हैं बायोलॉजी का पहला टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी का मतलब क्या बताया मैंने? उसकी खोज सर विलियम सार्वे ने। और सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जाती है और CO2 के रूप में शरीर से बाहर आ जाती है। O2 का जाना बॉडी में और CO2 का बाहर होना शरीर में, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रक्त के माध्यम से होता है परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो और इसका सबसे पहला भाग है ब्लड। और ब्लड जो है बच्चे, इसका pH वैल्यू। सबसे पहले देखिए रक्त का निर्माण, फर्स्ट पॉइंट, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो लिखें बच्चे यहां पर, हाँ सबसे पहले लिखें रुधिर का निर्माण। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है बच्चे? ये बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है जी? बोन मैरो में, ठीक है। हाँ, बोन मैरो, बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में। किस में होता है बच्चे? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। हाँ, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। हाँ, बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो देख लीजिए, हड्डी के बीच के गैप को बोन मैरो कहते हैं। देखो ये हड्डी है, हड्डी के बीच का जो गैप होता है, हड्डी के बीच के गैप को बोन मैरो बोलते हैं। अस्थि मज्जा, भाई अस्थि मज्जा बोलते हैं बोन मैरो। तो रुधिर का निर्माण बेस नेचर, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, ब्लड जो है बेन की यहां पर भाई रुधिर के बारे में बात की जाए तो ब्लड शरीर में कितना होता है? औसत रक्त की मात्रा मानव शरीर में, मानव शरीर में औसत रक्त की मात्रा, औसत रक्त की मात्रा मानव शरीर में कितनी होनी चाहिए?
तो मानव शरीर में औसत रक्त की मात्रा होनी चाहिए 5 से 6 लीटर। अगर लीटर का प्रश्न आ जाए तो, अगर लीटर ना आए तो क्या पता लीटर ना दे आपके सामने लीटर, तो लीटर ना आए तो 7 से 9% कर दियो। 7 से 9% है शरीर के कुल वजन का, 7 से 9% शरीर के यानी कि कुल वजन का, शरीर के कुल वजन का 7 से 9% इसकी क्वांटिटी है। आप ये पॉइंट ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है, शरीर के वजन का। हाँ चलिए अगला पॉइंट, रुधिर जो है रक्त, तो याद रखिए रक्त का अगर आपसे पूछ ले वो कि ह्यूमन जो ब्लड होता है रक्त, खून के बारे में पूछ ले, रुधिर के बारे में, भाई निर्माण हो गया, पीएच मान हो गया, इसकी शरीर में इसकी सामान्य भाई मात्रा होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चे, रक्त में लाल रंग कौन देता है? लाल रंग, खून का रंग लाल कौन करता है? रक्त का रंग लाल देता है कौन है? तो ये ध्यान रखिए आप लोग, हीमोग्लोबिन। खून का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि हीमोग्लोबिन, याद रखिए आप लोग, ठीक है, हीमोग्लोबिन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए रक्त के बारे में, तो रक्त जो है भाई हमारे शरीर में, रुधिर, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ऐसा प्रश्न कई बार रहता है किसके बारे में? ह्यूमन ब्लड के बारे में, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन रुधिर में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन करता है। ये बात भी इनकी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं पता हो तो, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो ये ब्लड का बेसिक था हमारा, ब्लड का बेसिक। और ब्लड के कितने भाग हैं बच्चे? रुधिर के कितने भाग हैं? यानी कि इसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग। देखिए ब्लड के 2 भाग हैं, प्लाज्मा व ब्लड सेल्स, प्लाज्मा व ब्लड सेल, ब्लड कार्पस्कल्स भी कह देते हैं, ब्लड कार्पस्कल, ठीक है। हाँ लिख लीजिए, रक्त के 2 भाग हैं, यानी कि प्लाज्मा व रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं के 3 भाग हैं, वे 3 भाग, आरबीसी यानी कि डब्ल्यूबीसी और वही प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स, ये 3 भाग, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की हैं, इनके बारे में हमें भाई आज क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ तो ये फटाफट यानी कि 1 मिनट का टाइम देता हूँ, देख लीजिए एक बार, 10-20 सेकंड, फिर मैं स्टार्ट करूँगा किसको? ब्लड के भागों को स्टार्ट करूँगा मैं, रक्त के भागों को, ब्लड के पार्ट को हमें स्टार्ट करेंगे, इसके भागों को। हाँ जीडी के हिसाब से करवा रहा हूँ आपको मैं, जीडी में यही आता है, आपको जीडी के हिसाब से ही करवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। हाँ जी, ज़्यादा डीप में जाने की अपन कोई फायदा नहीं है, पर इनकी बेसिक आएगा आपका एसएससी जीडी के हिसाब से बाप को पढ़ा रहे हो यहाँ पर मैं। एसएससी जीडी में बाप का बेसिक रहेगा, ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछने वाला, ठीक है। हाँ जी चलो तनु, बिल्कुल चलो जी, अब करते हैं जी ब्लड का फर्स्ट पार्ट कौन सा हमारा? भाई प्लाज्मा करते हैं जी हम लोग। क्या करेंगे बच्चे? भाई प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा के बारे में हमें यानी कि स्टार्ट करते हैं, नहीं बताओ तो। बिल्कुल योगेश सही बात है, ठीक है। हाँ चेतना कह रही है कि सर HSSC का भी कवर हो जाएगा ना? सर नहीं चेतना, इसमें HSSC का कवर नहीं होगा, उसके लिए आपको नया बैच लेना पड़ेगा HSSC का, उसमें डीप पूछता नहीं पता हो तो, ठीक है। हाँ तो चेतना पूछ रही है यहाँ पर कि सर HSSC का भी कवर हो जाएगा ना? इसमें नहीं, इसके लिए आपको HSSC का नया बैच लेना पड़ेगा चेतना आपको, उसमें डीप पूछता है, उसमें डीप करवाते हैं उसमें, ठीक है। हाँ यहाँ पर इसके हिसाब से करवा रहे हैं। चलो जी
देखिए लिखें, सबसे पहले लिखें प्लाज्मा, लिखें प्लाज्मा, ब्लड का पहला भाग लिखें प्लाज्मा, प्लाज्मा लिखिए बच्चे। देखिए बच्चे प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा यह रुधिर में उपस्थित, यह रुधिर में उपस्थित पीला पीला तरल पदार्थ होता है, पीला तरल यानी कि पदार्थ होता है, राइट, ठीक है। हाँ याद रखना आप इसके बारे में। और लिखें यहाँ पर आप लोग इसमें बिन क्या है, इसका काम क्या है, देखिए इसमें प्लाज्मा में बच्चे 90 से 92% तो इसमें पानी पाया जाता है, प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, और प्लाज्मा में लगभग 8 से 10% इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। 8 से 10% कार्बनिक व यानी कि अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, राइट, ठीक है। काम क्या है, यह एंटीबॉडी बनाता है शरीर में, यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, यह हमारे शरीर में, यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, एंटीबॉडी बनाता है यह हम, हाँ तो लिखें यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग इस पॉइंट को। अगला पॉइंट यानी कि अगला पॉइंट कौन सा है इसमें, देखिए भाई इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं, इसमें महत्वपूर्ण प्रोटीन, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन उपस्थित होते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन यानी कि उपस्थित होते हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है, लिखिए नंबर एक लिखें प्रोटीनों के नाम। इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं, नंबर 1 हिपैरिन, हिपैरिन प्रोटीन, हिपैरिन का काम क्या है, यह रक्त को जमने नहीं देता, यह रक्त को जमने नहीं देता। मान लीजिए कि सर्दी है और आप ज़्यादा बर्फीले इलाकों में जा रहे हैं, कल आप पैरामिलिट्री में लगोगे ना, आप जीडी में, ठीक है, मान लीजिए कि आप बीएसएफ में लगे, मान लो आप, ठीक है, तो आप पैरामिलिट्री, आप बीएसएफ आपने ज्वाइन कर लिया, बीएसएफ की ड्यूटी बॉर्डर पे आती है, आपकी ड्यूटी आ गई जम्मू कश्मीर में, कहां पर, सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी आ गई, वहां का तापमान -50 से 55 डिग्री सेल्सियस है, वहां पर शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन भी धीमा हो जाता है और खून जमने का डर रहता है, भय रहता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, यानी कि ऐसी कंडीशन में हिपैरिन प्रोटीन, ये प्रोटीन खून को जमने नहीं देगा, ये काम करता है, नहीं बताओ तो, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने यूरोपियन कंट्री के जो अंग्रेज लोग हैं ज़्यादा सर्दियों में वाइन पी लेते हैं, रीजन क्या, क्योंकि वाइन में अल्कोहल होता है और अल्कोहल क्या करता है, शरीर में गर्मी पैदा कर देता है, क्योंकि अल्कोहल -139 डिग्री सेल्सियस तक जम नहीं सकता अल्कोहल, और बर्फ तो -55 पे जम जाती है, अल्कोहल शरीर में खून को जमने नहीं देगा। मेरी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। तो फैक्ट आपको मैंने बता दिया, हिपैरिन प्रोटीन, यानी कि आप कल पैरामिलिट्री में लग जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग बीएसएफ में आ जाती है, आप बीएसएफ ज्वाइन कर लेते हैं और आपकी ड्यूटी सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में आ जाती है, तो वहां का तापमान -50 से 55 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर आपके खून को जमने नहीं देगा कौन सा प्रोटीन, हिपैरिन प्रोटीन। यूरोपियन कंट्री के लोग भी क्या करते हैं, अंग्रेज लोग वहां पर कि वाइन वगैरह पीते हैं, क्यों, ताकि खून नहीं जमे शरीर में, इसलिए उनकी संस्कृति, उन्हें कल्चर ऐसा हो गया कि वो मोस्टली इनकी जो है वाइन वगैरह के इनका इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल -139 तक जमती नहीं है अल्कोहल, तो शरीर में खून को गर्म रखेगी, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगला, उसके बाद तो हिपैरिन, भाई हिपैरिन के बाद की जाए बात फिब्रिनोजन, अब लिखें फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, राइट, ठीक है, फाइब्रिनोजन, देखिए हाँ
बिल्कुल। अब लिखें जी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है, यह खून, यह उल्टा काम करेगा, उल्टा देखो उल्टा कर देगा। यह तो खून को जमने नहीं देता और यह खून को जमाने में सहायता करता है, उल्टा काम करता है। नहीं पता हो तो मेरी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। कैसे, देखो अगर आपको चोट लग जाए, मान लीजिए चोट लग गई एकदम, तो खून बहता रहेगा ना, ब्लीडिंग होगी, नहीं पता हो तो, ठीक है। तो उस खून को रोकने का काम कौन करेगा जी, फाइब्रिनोजन काम करेगा, ठीक है, चोट लगने के बाद। तो लिख लीजिए, यह रक्त का थक्का जमाता है, यह रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, यह रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करेगा, ठीक है। याद रखिए आप लोग इस पॉइंट को भी, बिल्कुल, यह रक्त का भाई थक्का जमाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल जी। तो ये भी पॉइंट कई बार आपसे पूछा उसने, ठीक है, तो आ सकता नहीं पता होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो कवर है हमारा, हिपैरिन कवर है, फाइब्रिनोजन कवर है, इसी के साथ आपका प्लाज्मा भी कवर है, ठीक है। हाँ, तो ब्लड का बेसिक करवा दिया बच्चों, और ब्लड का पहला भाग प्लाज्मा करवा दिया। अब ब्लड का दूसरा भाग करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उनके बारे में, फिर हमारा ब्लड का चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए जी, सबसे पहले लिखें आरबीसी, देखिए बच्चे, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या बच्चे, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। ध्यान से देखें भाई, हिंदी क्या बनेगी बच्चों, लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, राइट, ठीक है। देखिए बच्चे आरबीसी का वैज्ञानिक नेम क्या है, इनका वैज्ञानिक नेम, सबसे पहले लिखें आरबीसी का वैज्ञानिक नेम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। चलिए, तो एरिथ्रोसाइट, राइट। अगला पॉइंट अब लिखें जी आप लोग आरबीसी के बारे में, यहां पर क्या है जी, देखिए भाई रेड ब्लड जो सेल हैं यानी कि आरबीसी, इनका जन्म कहां होता है। सबसे पहली बात तो क्या हो गया, वैज्ञानिक नेम, आरबीसी का वैज्ञानिक नेम, ठीक है। तो याद रखिए आप, आरबीसी का वैज्ञानिक नेम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चे, आरबीसी का जन्म कहां होता है, तो आरबीसी का जन्म होता है जी किसमें, इसका जन्म होता है लाल अस्थि मज्जा में, भाई लाल अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा लिख लो आप लोग, ठीक है, बोन मैरो, लेकिन इसका जन्म होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। आरबीसी का जन्म होता है अस्थि मज्जा में, और लिखें यहां पर इसकी मृत्यु कहां होती है, सप्लीन में, पलीहा, इसकी मृत्यु होती है पलीहा में, आरबीसी की मृत्यु पलीहा में होती है, पलीहा बोले तो सप्लीन, राइट, ठीक है। इनकी औसत संख्या देखो, जन्म हो गया, इनकी मृत्यु होगी, इनकी औसत संख्या, तो बच्चे आरबीसी की औसत संख्या कितनी होती है, मानव के शरीर में आरबीसी की औसत संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, इनकी होनी चाहिए बच्चे 5 से 6 मिलियन, 5 से 6 मिलियन, 5 से 6 मिलियन का मतलब बच्चे कितना हो जाएगा, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है बच्चे, तो इसका मतलब ये 50 से 60 लाख हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगी, 50 से 60 लाख है। और अगर आपसे भाई, अगर आपसे वो 5 से 6 महीना पूछे तो क्या करोगे आप, 50 से 60 ना पूछे तो क्या करोगे आप लोग, एक करेक्ट आंसर पूछ ले आपसे तो किसको लगाओगे, तो बीच का कर दो, 55 लाख कर दियो, ठीक है। यानी कि 5 से 6 मिलियन ना पूछे, 50 से 60 लाख ना पूछे, एवरेज ना पूछे आपसे, तो भैया तो एवरेज होगी ना, ठीक है। अगर वो 5 से 6 मिलियन
50 से 60 लाख नहीं पूछे, अगर आपको करेक्ट आंसर लगाना हो तो 55 लाख कर दीजिए, 5.5 मिलियन, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आप 5.5 मिलियन करेक्ट आंसर कर दीजिए, 55 लाख बहन के बीच का उठा लेंगे तो 55 लाख कर दीजिए बच्चे, अगर औसत ना आए तो आपके सामने, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद बच्चे यहां पर देखिए भाई, औसत संख्या के बाद आरबीसी जो है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता, तभी तो लाल होती हैं बच्चे। आरबीसी में लिखें, आरबीसी में आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, तभी ये लाल रंग की होती हैं, तभी ये रेड कलर की होती हैं, ठीक है। राइट, अगला नेक्स्ट पॉइंट अगला लिखें। उसके बाद देखो आरबीसी रेड होती है, रेड ब्लड सेल्स, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और आपको मैंने अभी भी मैंने बताया था आपको, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है, नहीं पता हो तो, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की होती है, क्यों? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। मेरी बात समझ गए आप लोग? राइट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब आरबीसी भाई लिखें आप लोग आरबीसी के बारे में। आरबीसी मानव शरीर में दूसरी सबसे छोटी कोशिका है, मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी कोशिका आरबीसी कोशिका। सबसे पहली सबसे छोटी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है मानव शरीर का अंडाणु, सॉरी मानव शरीर का क्या? शुक्राणु, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर का यानी कि पुरुष का शुक्राणु होता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी मेल स्पर्म, ठीक है। स्पर्म सबसे छोटा होता है, लेकिन स्पर्म्स के बाद दूसरे नंबर पर छोटा कौन सा होता है? आरबीसी होती है, राइट, ठीक है। यानी कि आरबीसी स्पर्म यानी कि शुक्राणु से थोड़ी सी बड़ी होती है, इसका मतलब है ये दूसरी सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है, और सबसे छोटी कोशिका मेल स्पर्म होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर लिखेंगे अगला पॉइंट हम लोग। यहां पर देखिए आरबीसी का लाइफ कितनी होती है, इसका जीवन काल लिखें भाई। आरबीसी का जीवन काल, तो बच्चे आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितना होता है? इसकी लाइफ कितनी होती है? 120 दिन की। 120 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें बच्चे, नोट करके लिखें, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता बच्चे। आरबीसी में भाई आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, याद रखिए। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक भाई अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद क्या है इसका बच्चों? किसके आरबीसी में केंद्रक होता है? याद रखिए, नोट अपवाद, अपवाद लिखें। अपवाद है ऊंट का, अपवाद लिखें बच्चे, ऊंट यानी कि ऊंट व लामा। लामा किसे बोलते हैं बच्चे? बड़े ऊंटों को, ठीक है। हाँ भाई, बड़े ऊंटों को लामा कह देते हैं। ऊंट व लामा की आरबीसी में बच्चे, ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है बच्चे? केंद्रक उपस्थित होता है। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। यह है जिसका क्या? ये इसका अपवाद केस, अपवाद सिर्फ इसी में होता है, ठीक है। हाँ, योगेश 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला पॉइंट भाई अब लिखें बच्चे यहां पर आप लोगे, आरबीसी मापने का यंत्र कौन सा है? तो बच्चे आरबीसी मापने का यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर होता है आरबीसी मापने का यंत्र, ठीक है। आरबीसी मापने का भाई यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर, राइट, बिल्कुल। ध्यान से लिख लो फटाफट एक बार इसको 10 सेकंड के लिए, मैं थोड़ा टाइम देता हूं आपको मैं, ठीक है। योगेश सहारण लिख लिया सर, वेरी गुड।
बहुत अच्छे, बढ़िया बच्चे, खींच दो फटाफट तुम लोग। अब की बार जीडी पार, ठीक है। तन्नू बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात तन्नू। नरेंद्र वर्मा लिख लिया जी, बहुत बहुत बढ़िया भी, शाबाश, खींच दो। अमन, अमन कह रहे कि थोड़ा बड़ा लिख दो सर, लिख देंगे अमन, कोई बात नहीं, अपने हाथ में ही है, थोड़ा और बड़ा लिख देंगे, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लिया अमन, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, क्वालिटी के साथ समझौता ना कीजिए, 480 क्वालिटी कम से कम रखो बच्चों, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। 480 क्वालिटी से कम मत रखियो। कई बच्चे नेट इंटरनेट का क्या कर लेते हैं, लालच कर लेते हैं कि इंटरनेट बच जाएगा ना, यानी कि क्वालिटी के साथ समझौता मत करना कभी भी, जो है क्वालिटी को बढ़ा के रखा करो, साफ सुथरा देखो। पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई के लिए इंटरनेट क्या जो है, ठीक है, हाँ, यानी कि खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या बात होगी, इतना ही है बस। पढ़ोगे तो कहते हैं भी जो है कि भाई पढ़ोगे तो नौकरी भी लग जाओगे, नहीं बताओ तो। चलो अगला चलते हैं जी, बहुत बढ़िया, देखिए अब देखिए बच्चे, अब आप एक आप इसमें लिख लो, किसके बारे में भाई, हीमोग्लोबिन के बारे में लिख लो, ठीक है। हाँ, आरबीसी के अंदर ये लिख लो, हीमोग्लोबिन सामान्य हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, ये प्रश्न आ जाता है बच्चे कई बार, ठीक है बच्चे। देखो बिल्कुल, देखिए बच्चे, भाई प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कई बार कि जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है ना बच्चों, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, ये प्रश्न कई बार आ जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, हीमोग्लोबिन है, मैंने किसको इंग्लिश में लिख देता हूं बच्चे, मैं इंग्लिश में भी साथ साथ है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कितना पाया जाता है। तो बच्चे ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन शरीर में, पुरुषों के शरीर में कितना पाया जाता है, मेल में, मार्कर चल नहीं रहा है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे हम। देखिए बच्चे, तो हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है, मेल में, यानी कि पुरुषों में तो हीमोग्लोबिन कितना होता है बच्चे, और यहाँ पर दूसरा महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना होता है, ठीक है, दोनों में देख लेते हैं एक बार। दूसरा फीमेल में यानी कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो दोनों के बारे में याद रखना बच्चे। देखो हीमोग्लोबिन बच्चे पुरुषों के शरीर में तो होता है, होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम, और बच्चे महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन होना चाहिए कितना, यहाँ पर भाई 10 से 14 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, हाँ 10 से 14 ग्राम, राइट, इतना होना चाहिए। तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में याद रख लियो आप लोग। अब यहां पर देखो आप लोग, अधिक, एक नोट करके लिख लो, आरबीसी के बारे में बात है, अधिक ऊंचाई के स्थानों पर अगर जाएंगे ना हम लोग, देखा ना आप लोगों ने, अगर आप लद्दाख वगैरह जैसे इलाकों में ऊपर जाओगे, ज्यादा हाइट के ऊपर जाने से मानव शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मेरी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। हाँ, तो याद रखिए बच्चे, ज्यादा हाइट के ऊपर जाने पर मानव शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि आप ज्यादा हाइट के ऊपर जाते हैं ना बच्चे, तो उस टाइम पर भाई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ज्यादा हाइट के ऊपर, तो आप ऑक्सीजन ज्यादा लेनी शुरू कर देते हो शरीर, भाई जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा शरीर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में शरीर में ऑक्सीजन ब्लड में जाती है तो आरबीसी की संख्या में, नंबर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए अधिक ऊंचाई, यानी कि अधिक ऊंचाई लिखे, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मानव शरीर में
आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, हाँ जी, तो याद रखिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए बच्चे लास्ट पॉइंट, जब आरबीसी की मृत्यु होती है तो आरबीसी से बनता क्या है। जब आरबीसी की मृत्यु होती है तो उससे तीन चीजें बनती हैं, तीन चीजें देख लो आप लोग, लिखें। आरबीसी का विभाजन, मतलब है मृत्यु होने बाद, आरबीसी की मृत्यु होने के बाद आरबीसी का विभाजन हो जाता है बच्चे। और आरबीसी का विभाजन किस में होता है देख लीजिए, तो आरबीसी का विभाजन मृत्यु होने के बाद आरबीसी का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तीन भागों में, तीन भाग। नंबर एक बच्चे, आरबीसी से क्या बनता है, इससे बन जाता है जी बिलरुबिन। क्या बन जाता है, बिलरुबिन, बिलरुबिन बन जाता है। ठीक है, दूसरा इससे क्या बनता है, पीतरस, बाइल जूस, पीतरस। और तीसरा क्या बन जाता है इससे, हीमोग्लोबिन होता है ना इसमें आरबीसी में। आरबीसी का विभाजन होगा तो हीमोग्लोबिन का भी विभाजन होगा। हीमोग्लोबिन किस में टूट जाएगा, यूरोक्रोम में। ठीक है, तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो किस में टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन टूट जाएगा किस में, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम में टूट जाएगा। और देख लो फटाफट, देखो बिलरुबिन तो क्या है, रक्त में उपस्थित होता है, रक्त में। नोट करके लिख लीजिए, रक्त में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने से, लिखें अगर ज्यादा बढ़ जाए तो भाई रक्त में इसकी मात्रा, बिलरुबिन की मात्रा, इसकी मात्रा बढ़ने से पीलिया हो जाता है, पीलिया, मात्रा बढ़ने से। ये प्रश्न बहुत बार आया है बच्चे, बढ़ने से पीलिया होता है, बढ़ने से क्या होता है, पीलिया होता है, पीलिया होता है। हाँ, अगर बच्चे ब्लड के अंदर बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा होगी ना बच्चे तो पीलिया हो जाएगा, यानी कि जोंडिस। तो जोंडिस पीलिया में बिलरुबिन बढ़ता है, याद रखियो आप लोग। दूसरा पॉइंट, पीतरस, पीतरस इकट्ठा कहां होता है, पीतरस का संग्रहण इकट्ठा, तो पीतरस का संग्रहण पित्त की थैली में होता है, पित्त की थैली में, पीतरस पित्त की थैली में इकट्ठा होता है। ठीक है, ये पीतरस है। उसके बाद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यूरोक्रोम में टूट जाता है, क्योंकि आरबीसी मरेगी तो आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन भी टूटेगा। ठीक है, तो आरबीसी का विभाजन होगा तो हीमोग्लोबिन का विभाजन किसमें होगा, यूरोक्रोम में। और यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग पीला होता है, क्योंकि यूरोक्रोम हमारे शरीर से पेशाब से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखें यूरोक्रोम, इसके कारण पेशाब का रंग पीला, इसके कारण पेशाब का रंग पीला होता है। बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं आपको, बढ़िया बढ़िया। इसके कारण पेशाब का रंग पीला, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, पीला होता है। ठीक है, उतार लो बच्चे। आरबीसी का चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चे, अब करेंगे डब्ल्यूबीसी, फिर करेंगे प्लेटलेट। आज ब्लड का टॉपिक पूरा करवा के जाऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में टॉपिक पूरा ही कर लेंगे हम, फिर आर्ट अगली क्लास में आर्ट, वेसल और लिम्फ टॉपिक पूरा हो जाएगा। जल्दी करो, चले कर दें साफ। चलिए, हो गया होगा सबका बच्चों का, फास्ट एंड फॉरवर्ड है सब बच्चे आज के दिन, सारे बच्चे भाई फास्ट फॉरवर्ड बच्चे ही है। ठीक है, हो गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन जी डब्ल्यूबीसी, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल, लिखें व्हाइट ब्लड सेल, लिखें श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। ठीक है भाई, श्वेत रक्त कणिकाएं लिखें बच्चे, भाई यहां पर लिखें, इसमें लिखें डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नेम क्या है। सबसे पहली बात तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नेम, तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है क्या, ल्यूकोसाइट। इसका वैज्ञानिक नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, लिखें ल्यूकोसाइट। इसका वैज्ञानिक नेम है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट।
साइट, राइट, ठीक है। तो चलिए अब लिखे बच्चे अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, उसके बाद लिखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर आपके सामने, इसमें क्वेश्चन रहता है कि WBC का जन्म कहाँ होता है। जन्म, सबसे पहले जन्म देख लें WBC का। तो WBC का जन्म होता है बच्चे किस में, वही अस्थि मज्जा में। WBC का जन्म कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोले तो बोन मैरो, बोन मैरो में। और WBC की मृत्यु कहाँ होती है, मृत्यु, तो इसकी मृत्यु होती है बच्चे किस में, भाई ध्यान रखिए आप लोग, सप्लील में डेथ नहीं होती इसकी, इसकी WBC की डेथ है किस में होती है, लीवर में होती है, लीवर, यकृत के अंदर, यकृत में इसकी मृत्यु होती है। देखिए बच्चे मानव शरीर में WBC की औसत संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में WBC की औसत संख्या, तो WBC की औसत संख्या मानव शरीर में होती है बच्चे वो कितनी, 6000 से लेकर 11000, 6000 से लेकर 11000 इनकी संख्या होती है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट पे, भाई WBC का जीवन काल कितना होता है, तो WBC का जीवन काल, इनका लाइफ स्पैन होता है 2 से 5 दिन कह सकते हैं बच्चे, 2 से 5 दिन, 2 से 4 दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आ जाए तो प्रश्न। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट अगला उसके बाद है WBC लिखें, इसमें वाइट होती है ना, वाइट, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो लिखें इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित, एब्सेंट होता है। उसके बाद लिखें नेक्स्ट पॉइंट अगला, WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल, लिखें भाई WBC की संख्या में वृद्धि होने से, एक पॉइंट ऐसा लिखिए, सॉरी उससे पहले ये लिखो भाई इनको मानव शरीर का डॉक्टर कहा जाता है, WBC को भाई मानव शरीर का डॉक्टर, ठीक है, हाँ लिखें WBC को मानव शरीर का डॉक्टर, मानव शरीर का डॉक्टर कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर कहते हैं। कारण क्या, जब इंसान बीमार पड़ जाता है ना, तो मानव शरीर में रोगों के खिलाफ लड़ने का काम WBC करती हैं, यानी कि हमारा शरीर जब बीमार पड़ जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, हमारा शरीर जब बीमार पड़ जाता है तो रोगों के खिलाफ लड़ने का काम ये करती हैं, मेरी बात समझ गए आप लोग। मानव का शरीर जब बीमार पड़ता है तो रोगों के खिलाफ कौन लड़ता है, WBC, तो इसलिए मानव शरीर का डॉक्टर कहा जाता है, ठीक है, हाँ जी, तो इससे मानव शरीर का यानी कि डॉक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला, अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पर देखिए अगला, यहाँ पर इनकी इस पॉइंट में अगला देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में बच्चे क्या है भाई, WBC जो है, WBC की संख्या बढ़ने से क्या होता है, लिखें WBC की संख्या में वृद्धि होने से, WBC की संख्या में भाई वृद्धि होने से कौन सा रोग हो जाता है, WBC की संख्या में वृद्धि होने से बच्चे लिख लीजिए ल्यूकेमिया, भाई ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। लेकिन WBC की संख्या में वृद्धि होने से ल्यूकेमिया रोग होता है, ल्यूकेमिया नामक रोग होता है, याद रखिए। ल्यूकेमिया को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर। अगर WBC की संख्या मानव शरीर में बढ़ जाएंगी तो रक्त कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमिया। लेकिन अगर बच्चे RBC की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चे कौन सा, मैंने आपको बताया था ना, ज्यादा हाइट के ऊपर जाते हैं तो RBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो उसमें कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया। तो दोनों में याद रखिए, WBC की संख्या में वृद्धि होने से तो ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर, और RBC संख्या वृद्धि होने से भाई पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। तो यहां पर भाई इंपॉर्टेंट इनकी लिख लीजिए, बाप लोगे क्या है जी, बिल्कुल लिखें RBC की संख्या में वृद्धि, यहीं पर लिख लो, RBC की संख्या में वृद्धि से, RBC की संख्या में वृद्धि से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया रोग। और कमी से कौन सा होता है, मलेरिया में WBC कमी हो जाती है, लिख लो, मलेरिया में RBC की संख्या, RBC
की संख्या कम हो जाती है मलेरिया में, मतलब कमी से मलेरिया होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, बिल्कुल जी राइट पॉइंट। ठीक है, अब लिखिए बच्चे WBC के बारे में। WBC का काम क्या है, कार्य क्या है? तो अभी मैंने बताया ना आपको, यहां पर कार्य लिख लीजिए। कार्य क्या करती है WBC बच्चे? यह मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करती है जी? वृद्धि करती है। राइट, ठीक है, हाँ, यानी कि रोगों के खिलाफ लड़ती है, रोगों के खिलाफ लड़ती है, लड़ने का कार्य करती है। फाइटर हमारा शरीर का ये कार्य करती है। ठीक है, अब वैसे WBC के प्रकार होते हैं, WBC के इनकी टाइप वो और देख लें एक बार। देखो, इसको साफ कर देता हूं मैं। चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, WBC के टाइप। काफी हमारा इस साइड का काम चल जाएगा। देखो, बिल्कुल तन्नू सही जवाब है। इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती है, इंक्रीज इम्यूनिटी पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बिल्कुल। तो लिखें आप लोग यहाँ पर भाई पॉइंट हमारा क्या? WBC के टाइप देखिए, WBC के टाइप। तो बच्चे WBC के 5 टाइप हैं यहाँ पर। पहला है कौन सा? देखिए, पहला है बच्चे WBC का टाइप मोनोसाइट। मोनोसाइट WBC का पहला प्रकार है मोनोसाइट। मोनोसाइट WBC में कितनी पाई जाती हैं? 2 से 6% WBC में। भाई उसके बाद है जी भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बच्चे, भाई मोनोसाइट के बाद लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितनी होती हैं? तो WBC में लिम्फोसाइट पाई जाती हैं 30 से 33%। इनकी संख्या होती है 30 से 33%। उसके बाद है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल की संख्या WBC में पाई जाती है बच्चे कितनी? इनकी संख्या पाई जाती है, कितना पाई जाती है बच्चे? भाई 50 से 60% न्यूट्रोफिल पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा। ठीक है, न्यूट्रोफिल के बाद यहाँ पर है जी भाई क्या बच्चे? न्यूट्रोफिल के बाद है बेसोफिल। बेसोफिल, बेसोफिल कितनी होती हैं बताओ? और लास्ट हमारा इसिनोफिल। इसिनोफिल लास्ट कौन सी है? इसिनोफिल। ठीक है, बिल्कुल सही बात, वीरेंद्र राजपूत। हाँ सही बात है बच्चे, न्यूट्रोफिल। ठीक है भाई, न्यूट्रोफिल। तो बच्चे बताइए इसमें कितना पाई जाती हैं? बिल्कुल सही बात, 1 से 2% और एक 0 पॉइंट। मैं पानी पी लेता हूं एक बार। तो देखिए, तो अब लिखें बेसोफिल कितनी होती हैं बच्चे? बेसोफिल हैं कितनी भाई? 0.5% से 1%। 0.5% 1%। और इनसोफिल कितनी है? 1 से 2%।
इंसफिल, ये परसेंटेज है WBC का। बच्चे ध्यान रखिए, इसमें काम किसका काम क्या है। देखिए प्रश्न अगर आ जाए ऊपर देखो, WBC का सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी है, न्यूट्रोफिल, और WBC की सबसे कम मात्रा में कौन सी पाई जाती है, मोनोसाइट। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, प्रश्न आ जाए कि WBC की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मोनोसाइट, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, न्यूट्रोफिल। मेरी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। दोबारा समझिए, संख्या पूछ ले ज्यादा तो न्यूट्रोफिल की, और कम मात्रा किसकी पूछ ले तो बेसोफिल की, ठीक है। लेकिन छोटी और बड़ी पूछ ले तो सबसे बड़ी लंबी साइज में तो मोनोसाइट, छोटे साइज में न्यूट्रोफिल, ठीक है। हाँ याद रखिए बच्चे इस बात को, WBC का सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका का नाम क्या है जी, भाई न्यूट्रोफिल है। और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली का नाम क्या है जी, यहां पर भाई कौन सी, यानी कि बेसोफिल है, 0.5 से 1%, ठीक है। लेकिन सबसे लंबी WBC कौन सी पाई जाती है, तो सबसे लंबी सबसे इनकी लंबी न्यूट्रोफिल, और सबसे छोटी पाई जाती है, सॉरी सबसे लंबी मोनोसाइट और छोटी कौन सी, न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, मोनोसाइट सबसे लंबी होती हैं और न्यूट्रोफिल सबसे छोटी होती है साइज में लंबी छोटी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, और संख्या में ज्यादा ये और संख्या में कम बेसोफिल, ये तो आपको पता ही चल रहा है परसेंटेज से, ठीक है। WBC टॉपिक पूरा हो गया। लिम्फोसाइट के बारे में एक बात याद रख लियो, लिम्फोसाइट के बारे में प्रश्न की बारी आता है कि WBC जब रोगों के खिलाफ लड़ता है तो उसमें WBC में कौन सी सेल लड़ती है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी कौन सी लड़ती है, तो लिम्फोसाइट का भी एक भाग है टी लिम्फोसाइट। ये प्रश्न कई बार आ जाता है। टी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, आर्मी मैन, मानव शरीर का आर्मी मैन कहा जाता है इसको, यही लड़ती है, नहीं पता हो तो, ठीक है। और जब इंसान को एड्स हो जाता तो एड्स क्या करता है, HIV नामक वायरस WBC की रोग प्रतिरोधक कम कर देता क्षमता, किसकी कर देता है, लिम्फोसाइट की। किसकी कर देता है, टी लिम्फोसाइट की। दोबारा बता दो एक पॉइंट में, दोबारा देता हूं। देखो भाई मैंने क्या बताया यहां पर, देखो भाई एग्जाम्स में प्रश्न आता है कि WBC जो मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के खिलाफ लड़ता है, रोगों के खिलाफ लड़ने का कार्य कौन करता है बच्चे, WBC। तो अभी तो मानव शरीर का डॉक्टर कहते हैं ना, ठीक है। लेकिन इसमें मानव शरीर में रोगों के खिलाफ लड़ने का कार्य WBC का भी कौन सा भाग करता है, कौन सी कोशिका करती है, लिम्फोसाइट की भी कौन सी, टी लिम्फोसाइट। लेकिन जब और टी लिम्फोसाइट को आर्मी मैन बोलते हैं। लेकिन जब एड्स रोग होता है, एड्स रोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एड्स रोग होता है तो एड्स में HIV नामक वायरस WBC की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करता है, तो किसकी करता है, टी लिम्फोसाइट की, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें एक पॉइंट को, लिखें टी लिम्फोसाइट, नोट करके लिख लो। HIV वायरस लिखें, एड्स रोग में लिखें, एड्स रोग में HIV विषाणु टी लिम्फोसाइट की प्रतिरोधक क्षमता घटा देता है, प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है, डैमेज कर देता है इसको। टी लिम्फोसाइट ब्रैकेट में लिख लियो WBC, टी लिम्फोसाइट ब्रैकेट में WBC लिख लियो। एड्स में HIV वायरस, ठीक है, हाँ एड्स में HIV वायरस WBC की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है, किसकी, टी लिम्फोसाइट की, यानी कि टी लिम्फोसाइट। इसी के साथ आपका WBC का चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाता है बच्चे प्लेटलेट, देख लीजिए प्लेटलेट का टॉपिक, और ब्लड का चैप्टर ही हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए बच्चे, प्लेटलेट लिखिए, प्लेटलेट भाई, प्लेटलेट हिंदी में प्लेटलेट को बच्चे बिम्बाणु कहते हैं। प्लेटलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, बिम्बाणु, ठीक है। देखिए बिम्बाणु के बारे में सबसे पहली बात बच्चे, प्लेटलेट का वैज्ञानिक नेम क्या है, ठीक है। हाँ प्लेटलेट का वैज्ञानिक नेम, तो बच्चे प्लेटलेट का वैज्ञानिक नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है भाई, इनका नाम है थ्रोम्बोसाइट,
थ्रोम्बोसाइट, भाई थ्रोम्बोसाइट नाम है इनका वैज्ञानिक नेम, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट। जन्म मृत्यु देख लें कहाँ कहाँ, देखो प्लेटलेट का जन्म कहाँ होता है, वही अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इनकी मृत्यु होती है किसमें, सप्लीन में, पलीहा, पलीहा यानी कि सप्लीन, ठीक है। हाँ, और जन्म अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, बोन मैरो। अगला देखिए भाई, प्लेटलेट की मानव शरीर में औसत संख्या कितनी होती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट, यानी कि प्लेटलेट का जन्म अस्थि मज्जा में, बोन मैरो, मृत्यु सप्लीन में, वैज्ञानिक नेम क्या, थ्रोम्बोसाइट। अब देख लीजिए औसत संख्या, तो प्लेटलेट की मानव शरीर में औसत संख्या कितनी होती है, इनकी औसत संख्या है बच्चों कितनी, 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 से 4.5 लाख, 1.5 से 4.5 लाख, ठीक है। हाँ, 1.5 से यानी कि 4.5 लाख। अब देखिए बच्चे, नोट करके लिख सकते हैं, नोट जीवन काल कितना होता है, 10 से 12 दिन, 8 से 10 दिन भी कर सकते हो वैसे, 10 से 12 दिन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, यहां पर लिख लीजिए प्लेटलेट के बारे में, काम क्या है इनका, कार्य लिख लीजिए, कार्य यह रक्त का थक्का जमाती है, खून का थक्का, यह रक्त का थक्का जमाती है, यह रक्त का थक्का जमाती है, खून का थक्का। अगर इंसान को चोट लग जाए तो खून का थक्का कौन जमाती है, प्लेटलेट, ठीक है। अगला पॉइंट, उसके बाद लिखे नेक्स्ट पॉइंट पे, डेंगू में इनकी कमी हो जाती है, नोट कीजिए पॉइंट प्लेटलेट की, ठीक है बच्चे, याद रखिए। डेंगू में, जब डेंगू होता है, डेंगू में बच्चे प्लेटलेट की कमी हो जाती है, डेंगू में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, याद रखना आप लोग। तो बकरी का दूध पीने के लिए कहा जाता है प्लेटलेट, ठीक है। हाँ, तो डेंगू में लिख सकते हैं यहाँ पे, डेंगू में भाई बकरी के दूध, बकरी का दूध से पूर्ति होती है प्लेटलेट की, ठीक है। हाँ, चले नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद तो ये है काम प्लेटलेट का, आपको मैंने बता दिया अच्छे से भाई प्लेटलेट। एक और बात याद रख लियो हीमोग्लोबिन के बारे में, भाई हीमोग्लोबिन का प्रश्न की बार आ जाता है। जो हीमोग्लोबिन है बच्चे, हीमोग्लोबिन, भाई जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है, निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है बच्चे किस किस से, भाई इसका निर्माण होता है आयरन Fe प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, इनसे मिलके, ठीक है। ग्लोबिन भाई प्रोटीन से बन की मिलके, तो ध्यान रखना बच्चे, हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है बच्चे, भाई आयरन, लोहा, आयरन प्लस ग्लोबिन नामक प्रोटीन से। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, तो लिख लीजिए हीमोग्लोबिन की कमी से या आयरन की कमी से, लिख लो आयरन की कमी से, एक ही बात है, ठीक है। लिखें आयरन, आयरन यानी कि Fe सिंबल होता है बच्चे। देखो आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी, आयरन की कमी से खून की कमी होती है, आयरन की कमी से एनीमिया। और बच्चे आयरन की अधिकता से, अगर शरीर में आयरन ज्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होगा बताओ, कमी से तो सबको पता है, तो आयरन की अधिकता से लोह मेहता रोग होता है। लोह मेहता, लोह मेहता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिड्रोसिस बोलते हैं, सिड्रोसिस, लोह मेहता, याद रखना। लोहे की कमी से एनीमिया और लोहे की अधिकता से सिड्रोसिस, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और मानव शरीर में आयरन की मात्रा कितनी होती है, तो लिख लीजिए आयरन की मात्रा, आयरन की मात्रा शरीर में कितनी होनी चाहिए, तो आयरन, भाई आयरन शरीर में होना चाहिए 0.04%,
0.04%। इसी के साथ आपका ब्लड का टॉपिक पूरा हो गया है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आज की क्लास से ही पर हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं जी, ठीक है। धन्यवाद सभी का। नरेंद्र क्या पूछ रहे हो जी आप? सर ये लिम्फोसाइट फिर से बताना। लिम्फोसाइट क्या करती है नरेंद्र? शरीर में रोगों के खिलाफ लड़ने का कार्य करती है। तनु बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, शरीर में रोगों के खिलाफ लड़ने का कार्य करती है, बिल्कुल। हाँ, एक आदि पीडीएफ वगैरह की भी आपकी हेल्प कर देंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजीत फोगाट लिख देता हूँ मैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय अजीत फोगाट। जीके बाई बाजीत फोगाट है इस नाम से। ये भाई टेलीग्राम चैनल, ठीक है, हाँ ये टेलीग्राम है, तो इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। कोई भी डाउट पूछना है तो ये इंस्टाग्राम आईडी भी है, इसको फॉलो कर सकते हो। यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी हूँ, वैसे फेसबुक के ऊपर भी हूँ, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम और FB दोनों पे हैं, तो वहाँ पर भी आप इनकी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और टेलीग्राम चैनल ये है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद सभी का। हाँ नरेंद्र वर्मा, बिल्कुल फाइब्रिनोजन भी रक्त का थक्का जमाता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ नरेंद्र, फाइब्रिनोजन भी रक्त का थक्का जमाता है, और प्लेटलेट भी रक्त का थक्का जमाती है, विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। अगली क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है। एक चीज नहीं होती, रक्त का थक्का जमाने में एक चीज काम नहीं करती, ठीक है। विटामिन के काम करता है, फिब्रिनोजन प्रोटीन काम करता है, प्लेटलेट सेल काम करती है, कैल्शियम तत्व काम करता है, अरे फिटकड़ी पोटास अलम, वो कई बार सेविंग करते टाइम कट लग जाता है, तो खून को रोकने के लिए पोटास अलम भी काम करता है। अलग अलग चीजें होती हैं, सारा बताएंगे, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी। चलो धन्यवाद सभी का।